कल कहाँ तक कल हो गया था हम लोगों का? शुरू था ना भारत छोड़ो। उसकी वो ऑनलाइन में होगा ना, देख लेना उसको। नहीं गई तो थे, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो गया? देखो कल वो किया तो था शायद शेयर, मांग लेना, उनके पास होगा। तो कल हमने ये देखा था कि किस प्रकार से वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? वो तो नॉन कोऑपरेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल गायब थे कुछ लोग। तो अरे हम कैसे आ गए थे? अरे मैं आ गया था एकदम भीगता हुआ। कार नहीं है यहाँ, छाता भी नहीं है, सीरियसली छाता भी नहीं है। अपने स्थिति में और मेरी स्थिति में बहुत विशेष अंतर मत समझना। समझ रहे हो? हाँ। वो तो ऐसे शौक के लिए। नहीं मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो रहन सहन का तरीका है, ठीक है ना। अब अगर फोन अच्छा चला रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ अलग भोजन कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ। अरे रेस्टोरेंट क्या, अपनी रसोई जिंदाबाद। तब कैसे शुरू किया जाए फिर? देखो, हम लोगों ने लास्ट में कौन सा किया था? 1922 में अ, चौरी चौरा से कौन सा आंदोलन बंद किया गया? नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग। वहां तक कर लिए थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद से क्या होता है, देखो मैं थोड़े में समझा दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा। असहयोग आंदोलन जब 1922 में हो जाता है तो गांधी जी को उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। गांधी जी 2 साल के लिए जेल में रहते हैं। 24 में वो बाहर आते हैं और आकर के कह शुरू करते हैं कहना ये कि भाई जेल में रहने के बाद उनकी थोड़ा सा मरहम पट्टी हो गया होगा उनका। तो उनको बाहर निकले तो उनका राजनीति वाला थोड़ा सा जो कीड़ा था वो थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाता है। और वो कहते हैं कि अब आने वाले कुछ टाइम तक हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति मतलब जो आंदोलन वो किए थे वो नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अनटचेबिलिटी यानी अछूत जो एक सब क्या कहते हैं उसे, जो लोग आपस में अछूतपन वाली जो अस्पर्शता जो लोग फॉलो करते थे कि किसी को टच, तो इस जैसे सामाजिक जो जो एविल थे, सोशल एविल जिन्हें कहा जाता है, उनको खत्म करने के लिए कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे, अस्पर्शता को खत्म करेंगे कि लोगों के बीच में वो ना रहे। और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम जो कपड़े वगैरह जो पहन रहे हैं ये बाहर से ना आए, ये हम स्वयं बनाएं। और इसके लिए उन्होंने दो कार्य शुरू किया, एक तो ये कि अपना चरखा चलाना शुरू किया। ठीक। तो बेसिकली देखा जाए तो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब गांधी जी जेल से आते हैं तो दो कार्यों को शुरू करते हैं। पहला तो ये कि हम समाज सुधार करेंगे, अस्पृश्यता जैसी जो भी चीज है उसको समाज से खत्म करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि चरखा आप चलाएंगे, और वहां से वो चरखा चलाने लगते हैं। लेकिन फिर 1928-29 के आसपास उनका वो राजनीति वाला कीड़ा फिर से जागता है और वो कहते हैं कि अब की बार उनकी नजर में एक ऐसी ऐसा कर कर मतलब टैक्स,
ऐसा टैक्स उनकी नजर में आता है जो कि नमक के ऊपर लगाया जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने ये कहा था कि जितने भी गांव के लोग हैं, जो लोग नदी के, अरे सॉरी, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वे लोग भी नमक खुद से नहीं बनाएंगे, वे हमारे नमक को खरीद करके ही खाएंगे। तो गांधी जी को ये लगा कि ये कोई बात थोड़ी है कि जब जो कोई जिसका गांव बगल में है समुद्र के, वो भी अगर नमक खरीद रहा है तो ये तो गलत बात है। और गरीब आदमी, अमीर आदमी, सब कोई, अमीर आदमी तो चलो फिर भी नमक खरीद ले, गरीब आदमी जिसके पास ये रास्ता है कि वो पिछवाड़े से अपने जा करके और नमक बना करके चला है, उसको भी आप नहीं नमक बनाने दे रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के गांधी जी ने एक सविनय, अब सविनय अवज्ञा मतलब ये होता है, सविनय मतलब होता है सिविल, एक विनय होता है ना, विनय के साथ कोई कार्य करना। अवज्ञा मतलब जो आपने आज्ञा दी है उसको हम नहीं मानेंगे, तो यानी डिसोबीडियंस। और आंदोलन मतलब मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने लॉन्च किया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, और नमक पर तो बिल्कुल नहीं देंगे, और साथ ही साथ हम नमक अपना खुद से बनाएंगे। तो एक तरीके से जो ये अंग्रेजों की आज्ञा थी कि नमक बनाना नहीं है खुद से, नमक हम ही से खरीद के खाना है, इसकी वो क्या कर रहे थे, अवहेलना कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं कि वे अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं, और दांडी एक जगह रहती है, गांव रहता है वहां समुद्र के किनारे, वो वहां पर पहुंचते हैं, और वहां जा करके केवल सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप से, ये नहीं कि अब लगे वहीं फैक्ट्री बना के नमक बेचने, वह केवल सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से समुद्र में से एक मुट्ठी नमक निकालते हैं। तो ये एक मैसेज था कि ये देखिए, हम जो है आपके जो आदेश है उसका क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अवज्ञा ले रहे हैं, यानी डिसोबीडियंस हो रहे हैं आपके साथ, लेकिन सिविल तरीके से, ये नहीं कि गुंडाई कर रहे हैं जा करके। आप आइए, हमें अरेस्ट करिए, हम जेल चलने को तैयार हैं। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि 30 से 32, ये अपना, अब गांधी जी के साथ ये था कि चलो गांधी जी ने तो जो किया सो किया, अब इनका देखा देखी भारत के हर कोने में जो लोग इनके फॉलोवर थे, सब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। अलग अलग जगहों पे लोग नमक निकाल निकाल करके और ये दिखाने लगते हैं, अपना प्रदर्शन करने लगते हैं। तो उस समय जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय मतलब गवर्नर जनरल का नाम सुना है ना। गवर्नर जनरल मतलब होता था कि भारत में अंग्रेज का सबसे बड़ा पोजीशन पर जो होता था उसे क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। ठीक। लेकिन 1858 के एक कानून के तहत, 1858 के बाद जो भी गवर्नर जनरल थे उन्हें किस नाम से बुलाया जाने लगा, वाइसरॉय के नाम से। तो इस समय जो वाइसरॉय था वो था कौन, इरविन। इरविन। ठीक है। अब इरविन के साथ, अच्छा, इधर क्या था कि अब जो और नेता लोग थे, ये लोग अब अंग्रेजों से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें भी मौका दो सरकार चलाने में, सरकार की भागीदारी करने में, हमें भी नेतागिरी करने का मौका चाहिए, हमें भी जगह दो, बैठ करके जो तुम नियम बना रहे हो भारत के लिए उनमें हमें भी जगह दो। अब क्या होता है कि गवर्नर यानी ये जो वाइसरॉय होता है, ये चाहते हैं क्या कि अंग्रेज भी कहीं ना कहीं, देखो, पहला तो चोट उनको लगी थी जब 1857 की क्रांति हुई। दूसरा विश्व युद्ध प्रथम के बाद उनको ये लगने लगा कि थोड़ा सा अगर हम इंडियंस को, भारतीयों को भी सरकार में जगह देंगे तो इससे हमारे लिए भी इजी होगा। इसके लिए उन्होंने तरह तरह की मुहिम चलाई थी, जैसे कि एजुकेशन, हमारा जो भी एजुकेशन है वह क्या है, अंग्रेजों के दिए हुए पर बेस्ड है।
कोई भी एजुकेशन, आज तुम ये सोचो 12 इतना पढ़ लिए, 12 तक पढ़ लिए, 1+ माने जोड़ घटाना गुणा भाग छोड़ करके ये बता दो कि तुम्हारी पढ़ाई किस काम आई है। बात समझो, मैं काम आने का मतलब ये कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके आप केवल हिस्ट्री पढ़ना है। शिक्षा का मतलब होता है ये कि आपके जो दिमाग है ये कितना विकसित हो रहा है। 10, ये जो अभी लड़का यहाँ पर जो ऑफिस बॉय है जो कंप्यूटर, अभी मैं कह दूं कि ये इसका सिस्टम सेट कर दो पूरा, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो छोटा है ना, वो कर लेता है, वो कर लेता है। अच्छा, उसने भी तो अपने स्कूल में नहीं सीखा, यानी कि पढ़ करके तो वो भी नहीं सीखा है। वो तो यहाँ जब से काम करने लगा, ये चीज देखने लगा, तब से वो सीख गया। लेकिन ये चीज स्कूल में अगर प्रोवाइड हमें करा दी जाती तो हमें ये आता। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वह इस हिसाब से अंग्रेजों ने शुरू में ही सेट की थी कि हम लोग कलर से, रंग से भारतीय रहें, लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो हमेशा अंग्रेजों वाला रहे। जैसे पहला टिकट अगर मान लो विदेश यात्रा का मिले, कि कहीं बाहर विदेश भ्रमण करने जाएं, तो पहला तुम कहाँ जाओगे? बताओ इब्राहिम। हम्म, कहाँ? तुम कहाँ पे? हाँ, लंदन जाना चाहेंगे। तुम्हारा मीडियम क्या था? इंग्लिश। समझ रहे हो बात? तुम्हारा मीडियम क्या था इब्राहिम? हाँ, हिंदी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। मीडियम क्या डाला, हिंदी वाले तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लंपटई कर रहे थे अपने यूपी में, बैठे मस्त स्कूल में, कोई अंदर लंदन सब यही है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं, और अकेले तो छोड़ो, शादी के बाद अगर जाना हो तो वो पक्का लंदन जाएंगे। क्यों लंदन जाना है? ये फिट किया गया। ठीक है, ये फिट किया गया। और आज के तो समय में चलो ठीक है कि अमेरिका का थोड़ा सा नाम हो गया है, तो तुम भी अमेरिका अमेरिका कर दे रहे हो। अन्यथा आज से 60-100 साल पहले, 1947 में आजादी मिली हमें, तो 100 साल पहले चले जाओ तो जितनी भी जनता थी सबको लंदन ही जाना होता था। समझ रहे हो? तो ये टेस्ट पैदा अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से की कि आदमी, जो भारत का व्यक्ति है, वह पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा, वह बाई टेस्ट इंग्लिश होगा, और बाई कलर कैसा होगा? हिंदू या इंडियन होगा। ठीक। तो ये चीज थी माहौल। तो अब क्या होता है कि ये टैक्स को जो था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये टैक्स को और इनका देखा देखी, कई लोग कई जगह पर जो था वो अवज्ञा करते हैं, है ना, डिसोबीडियंस करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, नमक खुद से बनाने लगते हैं। और अदर पार्टी जो थी वो ये चाह रही थी, और भी जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे, जैसे कि दादा भाई नरौजी लोग हुए, या फिर मान लो कि बाल गंगाधर तिलक, तो हालांकि तिलक लोग तो इस समय तक मर चुके थे, लेकिन जो मॉडर्न लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इन लोग ये चाहते थे कि जो सरकार चल रही है, जो गवर्नमेंट ब्रिटिश चला रहे हैं भारत में, उस सरकार में हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिले, हमें भी प्रतिनिधित्व मिले। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ठीक है भाई, जो इसमें पढ़ा लिखा वर्ग है उसको उठाओ और हमारे साथ ले आओ, कोई भी नियम कानून जो भी हम पूरे भारत के लिए बनाएंगे उसमें इनको भी रख लेते हैं। इससे दो फायदे हैं। एक तो भारतीयों को ये लगेगा कि वो हाँ भारतीय बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये लगेगा
कि मतलब जो हमें भी वहां पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज के कारण जो था अदर ओर से डिमांड, क्योंकि हमने देखा कि 1928 में क्या होता है कि एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में क्या होता है कि साइमन कमीशन इसीलिए आया था कि आने वाले समय में जो भारत में जो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को सुधारना है, इस पर साइमन कमीशन को अपनी राय देनी थी। 1928 की बात है। और लाला लाजपत राय लोगों ने इसी बात का विरोध किया था कि साइमन कमीशन जो है उसके अंदर सारे के सारे अंग्रेज भरे हुए हैं। तो अंग्रेज पूरे क्या बताएंगे कि भारत को क्या चाहिए, उसमें हिंदू भी होने चाहिए, थोड़ा सा इंडियंस जो हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि अब यहां तक समझ गए ना। अब इरविन जो रहता है वाइसरॉय, इसके ऊपर अंग्रेजों का आदेश आता है कि देखो 1909 में हम एक नियम लेकर के आ गए, फिर 10 साल बाद 1919 में लाना था, फिर 10 साल बाद 1929 में लाना था, लेकिन ये साइमन विरोध की वजह से क्या हुआ कि वो थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गई। तो उनको एक और नया एक्ट लेकर के आना था, एक और नया कानून लेकर के आना था, जिसके तहत वे लोग क्या करते थे ना। देखो 1909 में जो एक्ट आया, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं या मॉर्ले मिंटो सुधार, इसमें भारतीयों को ऐड किया गया, ताकतें कम दी गई। 1919 में और भारतीयों को ऐड किया गया, लेकिन फिर भी ताकत कम थी। ये लोग धीरे धीरे इंडियंस को ऐड कर रहे थे। इसी प्रकार अब 1919 के बाद हर 10 साल पे बोले थे कि एक एक लेके आएंगे। तो 1929 में आने वाला था, और उसी 1929 में जो एक्ट, जो कानून आने वाला था, उसी की जांच के लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन इन लोगों ने उसको विरोध कर दिया, तो वो डिले हो गया, वो लेट हो गया। तो अंग्रेजों का मतलब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, संसद, वहां से खबर आती है कि सुनो, ये गांधी वांधी को जल्दी, क्योंकि गांधी वॉज लाइक कांग्रेस, गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अब हमें एक और नया कानून लेकर के आना है, और इसमें भारत में जितने भी पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष, सबको बैठ करके, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस कही जाती है उसको, गोलमेज सम्मेलन, उसमें सबको बैठाएंगे और तब बताएंगे कि अगला एक्ट किस हिसाब से बनेगा। और ऐसे में क्या होगा कि गांधी जो है वह जेल के अंदर है, तो कांग्रेस तो आएगी नहीं, और कांग्रेस नहीं गई प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। पहली वाले में नहीं छूटे थे, क्योंकि पहली वाली जो थी वह 1930 में ही हो गई थी, पहली गोलमेज जो थी। ठीक है। गांधी को रिलीज किया जाता है जेल से, गांधी जेल से बाहर आते हैं। इरविन जो है, जो यहाँ का वॉइसरॉय रहता है, वह उनके साथ समझौता करता है, कहता है देखो ठीक है, टैक्स तो देना पड़ेगा नमक पे, बनाना भी मतलब बना भी नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, जो लोग तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों को छूट हम दे रहे हैं, वाइस रॉय ने कहा। ठीक। दूसरा ये कि जितने भी लोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जिनको भेजा गया था, गांधी ने कहा कि इन सबको आप पहले तो छोड़िए। तो इन सबको छोड़ते हैं, और फिर गांधी से कहते हैं कि अपना ये जो आंदोलन है इसको क्या करो, बंद कर दो। तो गांधी कहते हैं कि ठीक है, हम बंद कर देंगे। तीन बातों, तीन शर्तें होती हैं। पहला तो ये कि ये कानून बंद हो, ये आंदोलन बंद होगा, गांधी जेल से निकल के उनसे कहा जाता है। दूसरा ये कि जितने भी राजनैतिकों को बंद किया गया है जेल में, उनको हम छोड़ेंगे। तीसरा ये शर्त और टर्म्स एंड कंडीशन बनती है क्या, कि जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वे अपना नमक बना सकते हैं। इन तीन शर्तों पर गांधी और इरविन बात कर लेते हैं। यहां तक बात हो जाती है। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, अब जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन होता है, ये इंग्लैंड में होता था। तो इंग्लैंड में दूसरी गोलमेज जब सम्मेलन हो रहा था, तब अब गांधी पहुंचते हैं वहां पे। और गांधी पहुंचते हैं ऐसे ही धोती पहन के, आधे नंगे। तो वहां पूछती है महारानी कि अरे थोड़ा ढंग का कपड़ा पहन के आ गए होते, आधा नंगा चले आए हो धोती लपेट के। तो गांधी जी ने कहा कि ये आप लोगों ने भारत की स्थिति कर दी है, ऐसे समझिए, मेरे वेशभूषा से आप भारत की स्थिति को समझिए, है ना। अब वहां क्या होता है कि जब दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, गोलमेज सम्मेलन, तो वहां पर एक दिक्कत और आ जाती है। गांधी जब वहां पहुंचते हैं तो गांधी जाके कहते हैं कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं।
लेकिन तब तक बगल से निकलते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना कहते हैं कि नहीं, भारत के मुसलमानों का नेतृत्व हम कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। फिर तीसरे निकलते हैं अंबेडकर। चौथे फिर निकल जाते हैं जितने भी ये जो राजा वगैरह थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट, रियासतें जिन्हें कहा, रियासत वाले कहते हैं कोई कांग्रेस का हमारे क्षेत्र में, रियासत मतलब ना, अंग्रेजों के समय में कुछ ऐसी भी जगहें थीं जहां पर कि अंग्रेज सीधे सीधे राज नहीं करते थे, वहां के राजाओं के साथ हाथ मिला करके रहते थे। जैसे राजस्थान में हमें देखने को मिलता था। लगान मूवी देखी है सबने? हाँ, तो लगान में देखे होगे कि जब वो क्रिकेट टीम खेलती रहती है तो एक राजा भी वहां पर आता है, तो वो जो राजा रहता है ना, वो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला। तो ये लोग भी वहां पहुंचे रहते हैं क्योंकि भारत का भविष्य इन्हें भी तय करना था। वहां बात बन नहीं पाती है, भसड़ मच जाती है, सब आपस में ही लड़ जाते हैं कि हम आगे, हम आगे, हम आगे। छोड़ छाड़ के गांधी वापस लौट आते हैं, और वापस लौट करके क्या करते हैं, दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को लौट करके शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये था पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो जो इस समय जो, अब जब वो लौट के आता है ना, तो भारत का जो वाइसरॉय होता है वह बदल जाता है, और उसका नाम रहता है, पहले था इरविन ना, अब आ गया था विलिंगडन। तो विलिंगडन अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखता है, और उस चिट्ठी में कहता है कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वो लौट के आकर के दोबारा से मूवमेंट शुरू कर दिया। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। मतलब वो कुछ भी, वो कहा कि सिविल डिसोबीडियंस क्यों कर रहे हो, क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हो? तो कहा भगवान आए थे सपने में, कहे कि कर लो, तो हम कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, भगवान का आदेश है। तो वही कहा कि सबको ईश्वर का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, इसका बड़ा अखबारों में छपा था, ये विदेश विदेश में भी। तो गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही गांधी पूरे विश्व में फेमस हो गए थे, पॉपुलर जिसे कहा जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब जिस बात के लिए राउंड टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि भारत में जो नया एक्ट लाएंगे, क्योंकि उधर साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट लेकर के वापस चला गया था, लिख करके सब रिपोर्ट। तो वहां से ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है, वह ले आती है क्या, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसे 1909 का था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये सब पढ़ लेना तुम लोग, पॉलिटी में कोई किताब पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना, तो उसी में ये पहली, कब खरीदोगे इब्राहिम किताब? फिर भी साइड में एक किताब खरीद लो, थोड़ा बहुत साइड से रेफरेंस पता चला। अब जैसे इस चैप्टर में कहीं पर भी 1909 1919 नहीं लिखा है, तो कहाँ से समझो? हाँ, हाँ छूटा तो वो अभी तो कहानी की तरह समझ ले रहे हो, लेकिन बाद में उसको थोड़ा सा करने के लिए किताब खरीद लो। बहुत सारे एक्ट थे, जो कि वो एक्टों की शुरुआत हुई थी 1773, 1783, ठीक है, 1800, फिर 1813, 1833, 1858, 1858, फिर 1861 भी था, फिर 18 और भी थे, फिर उसके बाद 1909 आता है, फिर 1919 आया, और 1935, और फिर 1935 के बाद आया 1947 का वह एक्ट, वह कानून, जिससे कि भारत को क्या मिली, आजादी मिली, इंडिपेंडेंस। तो ये सारे एक्ट्स तुम लोगों को याद करने हैं। ये सब जो एक्ट, ये जो सब जो कानून आते थे, इन सब कानूनों से थोड़ा थोड़ा इंडियंस को क्या किया जाता था, रोल दिया जाता था गवर्नमेंट के अंदर। तो यहां तक तो हो गया था,
इसी के बाद से ही झाम ताम शुरू होता है, क्योंकि 1919 में हमने वो देखा था ना कि जलियांवाला बाग वाला कांड होता है 1919 के आसपास। अब आना था किसको, 1935 को, लेकिन यही नहीं आ पा रहा था इन विद्रोहों के कारण। इसी को लाने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, साइमन कमीशन आ रहे थे। अंतोगत्वा 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वह आ जाती है। ठीक है, अब इसी के बाद से कहानी शुरू होती है 1935 में। अब सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। ठीक है ना, कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। 1937 में क्या होता है कि 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, ठीक। 1937 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में एक चुनाव होता है, कांग्रेस बम्पर जीत ले आती है। टोटल 11 11 ना, क्यों 11 प्रोविंस रहती है ना। हाँ, 11 राज्य होते हैं, राज्य समझो ब्रिटिश के अंदर, जो ब्रिटिश राज कहा गया है वह 11 टोटल होते हैं। जैसे उसमें था यूनाइटेड प्रोविंस जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस जिसे कि मध्य प्रदेश आज के समय में। तो इस तरीके से टोटल 11 प्रोविंस थी। जैसे आज हमारे कितने स्टेट हैं, 28। तो उसी तरीके से अंग्रेजों द्वारा शासित उस समय कितने राज्य थे, 11। 11 में अंग्रेज चुनाव करवाते हैं। ठीक है, और वहां पर 11 में से 8 में क्या होता है, कांग्रेस जीत जाती है 1937 में। 1937 के क्या बात क्या होता है कि 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अंग्रेज भारतीयों से कहते हैं, जो नेता लोग रहते हैं इनसे कहते हैं कि हमें अपना समर्थन दो युद्ध में। समर्थन दो मतलब अपने सैनिकों को हम लोग ले जाएंगे। अब वो चूंकि यहाँ पे वो बोल रहे थे अंग्रेज कि हमें भारत का भी समर्थन चाहिए युद्ध में। तो ये जो कांग्रेसी रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू वगैरह लोग, इन लोग कहते हैं कि हम समर्थन तो दे देंगे, लेकिन क्योंकि वे सब लोग हिटलर वाला ये लड़ाई थी, तो हिटलर के विरोध में, हिटलर मारता है ना ब्रिटेन को, बहुत पीटता है इन लोगों को, हिटलर सबको मारता है। हिटलर हिटलर का कहते हैं ना कि दुर्भाग्यवश, जिसे दुर्भाग्य कहते हैं। और दूसरा ये कि दुश्मनी कभी भी लड़ाई लड़नी चाहिए तो एक दिशा में ना, वह अपने, अब जैसे ये देखो, ये है, ये मान लो जैसे ये है जर्मनी, इसको एक सेकंड दिखाएं। मान लो ये है जर्मनी, अगर, अरे यार ये तो ये हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी ये है, समझ रहे हो, ये है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया। जर्मनी में उस समय कौन था, हिटलर। तो इधर भी लड़ाई कर दिया। साथ ही साथ उसने ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा है, रशिया है, ये इतना बड़ा ये रशिया। साथ ही साथ उसने इधर भी लड़ाई शुरू कर दी। तो वो उसने दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर दी, दाहिने ओर भी और बाईं ओर भी। इस वजह से जर्मनी की हार हो जाती है, क्योंकि ये जो रशियन आर्मी होती है, ये लोग घुस, एक युद्ध खाली, मतलब वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं पे लड़ रहा है, कोई मुखर्जी नगर के गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पे लड़ रहा है, कोई 5 पे लड़ रहा है, कोई 4। और हर जगह जीत रहे हो, कहीं एक जगह हार अगर हो गई तो दुश्मन वहीं से घुस जाएगा। रसिया के साथ हिटलर का यही हो गया। ठीक है ना, बैटल ऑफ स्टेलिनगार्ड कहा जाता है उसे। बैटल ऑफ स्टेलिनगार्ड से ही हिटलर की वो कहते हैं कि सबसे जो खराब स्थिति हुई वह थी। तो बहरहाल इन लोग क्या कह चाह रहे थे ब्रिटेन वाले कि भारत 1937 में कांग्रेस जीत जाती है,
1939 में युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, एक को कहते हैं एक्सिस पावर, एक्सिस पावर में जर्मनी थी, और एक थी एलाइड पावर, उसमें फ्रांस ब्रिटेन इन लोग थे। तो अंग्रेज कहते हैं कि भारत हमें मदद करो इस युद्ध में। भारत वाले कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू वगैरह यहाँ के जो नेता रहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि युद्ध में हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन ये प्रॉमिस करो कि युद्ध के बाद हम लोगों को तुम आजादी दे दोगे, युद्ध खत्म होने के बाद। तो वो वहां से ब्रिटेन से लेटर आ जाता है कि हम तुम्हारा जो प्रपोजल है कांग्रेसियों, इसको हम नहीं मानते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कोई आजादी वाजादी नहीं मिलेगी। 1939 में फिर क्या होता है, जब यह बात आती है सामने कि हम आजादी नहीं देंगे, तो 1939 में जितने भी कांग्रेस के लोग चुनाव जीते थे, सब क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, सब रिजाइन दे देते हैं। और 1940 से क्या होता है कि अब इन लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब एक व्यक्ति ही खाली सत्याग्रह, मतलब देखो, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाजियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो, तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता कर सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, इतना समझ गए हो ना। इसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अब कांग्रेस क्या सोचती है ना, कि इस समय ये सब वॉर में है, खुद ही ये सब खुद ही अंग्रेज जो है वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। इस समय भरपूर और पुरजोर रूप से, जिसे कहा जाता है, कोई आंदोलन करना सही नहीं रहेगा। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सत्याग्रह 1940 से 41 तक अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू करते हैं, एक छोटे लेवल का। उसमें क्या था कि आचार्य विनोबा भावे का नाम सुने होंगे, उन्होंने, वो अकेले ही घूमते थे, गांव 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 वो घूमते रहते थे, केवल एक सिंबल के रूप में कि हाँ देखो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेज वे में नहीं कोई आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि वहां युद्ध चल रहा है और यहाँ पर ये सब क्या करेंगे, फिर बांध के मारेंगे अगर हम लोग कुछ भी गलत किए तो। बहरहाल 41 के बाद फिर क्या होता है कि 1942 में क्या होता है कि क्विट इंडिया गलत सेट किया है क्या, ये यहाँ पे है ना, हाँ। तो अब क्या होता है कि अच्छा, इसी दौरान जब ये इंडिविजुअल छोटे छोटे वाले जो सत्याग्रह चल रहे होते हैं, इसी में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का, विंस्टन चर्चिल नाम था उसका, वह अपने एक मित्र, मतलब उसका एक उसके अंडर में काम करने वाला व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो वह क्रिप्स को भेजता है कि जाओ भारत में जा करके थोड़ा सा कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को सबको साथ में बैठाओ और ये कहो कि हमारा युद्ध में साथ दें, इस तरह की। वो जाते हैं, क्रिप्स आता है, क्रिप्स मिशन जो है वह फेल हो जाता है, कोई उसकी बात को मानता नहीं है। जब क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, तो गांधी जी कहते हैं कि अब ये समय है किस चीज का, एक नए आंदोलन को लॉन्च करने का, जिसका नाम था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। और यहीं पर वो गांधी जी जो थे, जो अहिंसा की बात कर रहे थे अभी तक, वो कहते हैं करो या मरो, करो या मरो, अब आर या पार की लड़ाई है। ठीक, अब उन जो भारत छोड़ो यात्रा शुरू होती है, अब ये क्या था कि अभी गांधी अपने यहाँ बैठ करके और अभी बोल ही रहे हैं कि अब भारत छोड़ो की यात्रा शुरू करनी है, अंग्रेजों को भारत छोड़ो, अब सब लोग निकलो भारत छोड़ो की यात्रा पे। अभी वो घर ही पे थे, तब तक क्या होता है, उनको उठा ले जाते हैं। जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर थे, सबको उसी रात ही उठा करके और जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता था कि जो युवा कार्यकर्ता थे वह हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन को चलाते रहते हैं। ठीक है,
उसमें जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिविरोध गतिविधियों में अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते थे। ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटी मतलब कि छुप छुप के जो आंदोलनकारी थे उनकी मदद करना, ये लोग जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, इन लोग किया करते थे। इसी 1942 के मूवमेंट पे हम लोग कई बार ये देखते हैं कि कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट भी रन करती है। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब पैरेलल का हिंदी क्या होता है? समानांतर। तो समानांतर सरकार भी लोग अब शुरू कर देते हैं, जिसका पहला सबसे जो प्रमाण हमें या कहिए जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, उदाहरण, वह था बलिया में। चित्तू पांडे का नाम सुने हो? हाँ, तो वो लिख लेना कहीं पर किताब के ऊपर। बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार जो थी वह चलाई गई थी। ठीक है ना? तमलूक में, सतारा में, कई जगह पे कई लोगों ने जैसे सतारा और पूर्व मिदनापुर में स्वतंत्र सरकार, जिसे प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना? और इस सारे ये जो पैरेलल गवर्नमेंट, अब पैरेलल समानांतर अगर कहीं सरकार चलने लगेगी तो निश्चित रूप से सरकार उसे दबाएगी ही, ओरिजिनल वाली। अब जैसे मान लो कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान थे ना, जो इधर सिरसा वाले, अब इसको जब अरेस्ट करने के लिए जनता गई तो वहां पर देखे थे कि नहीं, जब उसको सजा होती है तो पूरे सिरसा में आगजनी होने लगती है। तो पैरेलल अपनी सरकार चला रहा था। तो वैसे को सरकार चाहेगी कि उसको दबा, तो इस विद्रोह को दबाने में कम से कम उनको 1 साल का समय जो था वह लग जाता है। ठीक है। अब क्या होता है देखो, 1944 में, जब गांधी जी को तो 42 में ही अरेस्ट कर लिया गया, 1944 में युद्ध खत्म होता है। ठीक, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। गांधी जी को जेल से क्या किया जाता है? रिहा किया जाता है। और 1946 में फिर से इलेक्शन होता है, और कांग्रेस जो थी इस बार फिर से जनरल की सीट जो थी, जनरल, वह सारी सीट्स जो थी वह जीत जाती है। और मुस्लिम लीग जो थी ये क्या करती है कि वह क्षेत्र जहां से कि रिजर्वेशन दिया, जैसे आज भी हमारे यहाँ चुनाव होता है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कई सारी सीट्स जो है वह दलितों के लिए रिजर्व कर दी जाती है ना, SC ST के लिए रिजर्व कर दी जाती है। उसी समय, उस समय में क्या होता था कि बहुत सारी सीट्स जो थे, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पर वह सीट्स जो थी वह मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। ठीक है। और मुस्लिम्स जो भी थे वह किसके साथ थे? मुस, मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि सबके, जिन्ना के साथ, है ना, मुस्लिम लीग के साथ है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि पूरे मुसलमान, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहे थे मुसलमान, वे किसके साथ थे? मुस्लिम लीग के साथ थे, क्योंकि सब में मुस्लिम लीग अपनी सेंध मारी हुई थी। ठीक है। तो क्या होता है कि अब जब जितनी भी ये आरक्षित सीटें थी मुसलमानों की, उसमें कौन जीत दर्ज कर लेता है? मुस्लिम लीग। और 46 के इलेक्शन में कांग्रेस जो थी वो जनरल वाली, जो सीट रिजर्व नहीं थी, उसमें कांग्रेस जो है वह जीत जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सरकार, अब यहाँ ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है, चर्चिल हार जाता है, दूसरा नया प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में आता है, रैमसी। तो वो क्या करता है कि वो एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजता है। देखो पहला क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था, वह फेल हो गया था। जब नया वाला प्राइम मिनिस्टर आता है तो वह क्या भेजता है? कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है ये क्या करता है कि
ये वापस से किया। सब चाहते थे कि भारत का बंटवारा ना हो, ठीक है ना, भारत बीच से विभाजित ना हो। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कहता है कि ऐसा है कि हम जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वो मुस्लिम लीग वाले क्षेत्र, मतलब जो एक क्षेत्र मुस्लिम लीग चला रही है और एक है कांग्रेस वाला क्षेत्र जिसमें कि अन्य है, इन दोनों का मिला करके एक सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिला करके इन दोनों को, जिसमें इसके पास भी ताकत रहेगी, इसके पास भी ताकत रहेगी। जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो कहता है कि हम इस तरह की किसी भी प्रकार की सरकार नहीं चाहते हैं। अली जिन्ना जो है वह 1946 में 1946 में कहता है कि क्या हो गया यार, मोहम्मद अली जिन्ना कहता है 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि अब सब कुछ हटाओ, अब सीधे अब पाकिस्तान बनवा करके ही मानेंगे। और 1946 में फिर देखते हैं हम कि बहुत व्यापक स्तर पे दंगा वगैरह, दंगे फसाद शुरू होते हैं और बहुत सारे लोग जो थे वो इधर से उधर और उधर से इधर अपना ट्रांसफर किए जाते हैं। एक कहते हैं ना कि एक हिंसक मांग जो होती है वह भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, सॉरी, जिन्ना जो है वो क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो था ये क्विट इंडिया मूवमेंट और आपका जो जिन्ना की जो डायरेक्ट एक्शन डे था, ये सब हमने देख लिया। इसको पढ़ लेना, और कुछ इसमें है नहीं। अब ये गांधी की चिट्ठी वगैरह है, इसमें और कुछ नहीं है, सबकी चिट्ठी है इसमें। हाँ, अंग्रेज भारत, अंग्रेज भारत देखो, अंग्रेज 1947 में भारत आजाद जब होता है तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी 1 साल तक अंग्रेज अभी भी रहते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज इसलिए रहते हैं कि, अब क्यों रहते हैं हम आपको बता रहे हैं, देखो। अब ये नया चैप्टर है, अध्याय 12 जो है इसका, संविधान का निर्माण, आज इसको खत्म करना है। देखो तुम लोग को पता है, ये पता है तुम लोगों को कि भारत का संविधान कब बना था और या कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को वो लागू कर दिया गया था। देखो अब थोड़ा सा अब यहाँ से इस चैप्टर में हम लोगों को क्या समझना है कि ठीक, 1946 में अभी जब अंग्रेज थे, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो हमने बताया कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे, फेडरल मतलब संघीय ढांचा पर, एक मुस्लिम और लीग का सरकार रहेगी और एक कांग्रेस की सरकार रहेगी, और दोनों जो है मिल करके साथ में सरकार चलाएंगे। मुस्लिम लीग इससे हट जाती है, कहती है कि हमको ये व्यवस्था नहीं है मंजूर, और डायरेक्ट एक्शन डे कि अब हम पाकिस्तान ही हमको चाहिए, सीधे डिमांड करने लगती है। 1946 की बात है ये। लेकिन उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये था कि हम भारत को अब क्या कहते हैं कि पूर्णतः स्वतंत्र हम कर देंगे, अंग्रेज ये कहते हैं। और अंग्रेज उसके साथ ये कहते हैं कि इससे पहले कि भारत को हम अगर आजाद कर रहे हैं तो भारत में हम छोड़ने से पहले यहां पर एक चुनी हुई अच्छी सरकार को पावर ट्रांसफर करेंगे। एक सरकार को क्या करेंगे हम, अपनी जो ताकत है वह ट्रांसफर करके जाएंगे। इसलिए पहले तो हमें यहाँ पर एक एक
प्रॉपर डिसिप्लिन वे में लोग दिखें जिनको कि हम उठा करके क्या करें, पावर को ट्रांसफर कर दें। इसके लिए वे क्या कहते हैं कि वे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। वो कहते हैं कि एक संविधान सभा का गठन करेंगे, अंग्रेज बोलते हैं। इस संविधान सभा में लगभग उन लोगों ने 300 लोगों को भारत से चुना। ठीक, 300 लोगों को क्या किया, भारत से चुना। ये 300 लोग जो थे, इनका कार्य क्या था, इन 300 लोगों का कार्य था कि भारत के लिए एक संविधान को बनाना। इसमें मुस्लिम लीग भी वाले थे, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं, इसी में, हाँ इसी में क्या होता है कि मुस्लिम लीग भी रहती है। अब इसी के कुछ समय बाद ही मुस्लिम लीग छोड़ के हट जाते हैं और वो अपना डायरेक्ट मांग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इतने लोगों को रखा गया था कि भारत के लिए, यानी इंडिया के लिए, एक ये लोग संविधान बनाए। उस संविधान के बेस पे, उस संविधान के आधार पे हम क्या करेंगे, पावर को ट्रांसफर कर देंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, मुस्लिम लीग इससे हट जाती है। जितने भी ये जो रियासतें थी, जो राजा रजवाड़े थे, ये लोग भी शुरुआत में हट जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये लोग वापस से आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बॉयकॉट नहीं करते हैं। तो इस 300 लोगों का जो ये जो ग्रुप है, उसमें कुछ लोग थे जो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू। इनमें मेन काम जो था वह 6 लोगों का था। 6 लोग में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, हाँ, भीमराव अंबेडकर, और बताओ, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो गए, B.R. अंबेडकर हो गए, हाँ, नहीं, सुभाष चंद्र बोस चले गए थे विदेश। वो कहे थे कि हम सीधे आक्रमण करेंगे, और फिर, और शायद इससे पहले उनकी मृत्यु भी हो गई थी, इससे कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वह विदेश से फोर्स के दम पे वो लड़ाई करके और आजादी लेना चाह रहे थे। आ, आ? हाँ, हिटलर से सहायता लेने गए थे क्या? ये लोग तो बहुत पहले ही मर गए थे। ये लोग तो, चंद्रशेखर आजाद लोग तो जब भगत सिंह के टाइम ही मर गए थे, 1921, 22, 24 के आसपास ही मर गए थे। ठीक है ना। B.R. अंबेडकर थे, हाँ, K.M. मुंशी थे, K.M. मुंशी, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये पटेल यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना लेकर के आते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या, संविधान का निर्माण। जो हम लोग आज संविधान देख रहे हैं अपना, उसका निर्माण कैसे हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर के आते हैं, ठीक, एक ले आते हैं उद्देशिका का प्रस्ताव, कि भारत का जो संविधान होगा उसकी उद्देशिका क्या होगी, उसका प्रस्ताव वो लेकर के आते हैं। उद्देशिका का मतलब ये था, अगर उद्देशिका को समझना हो तो एक मेरी YouTube पे वीडियो भी कल ही मैं डाला हूँ, पूरा प्रीएम्बल उद्देशिका के ऊपर ही, उसको देख लेना। ठीक है, उसमें अच्छे से समझाया हूँ पूरी चीज को। नहीं, इनके अन अकेडमी पे ही है। ठीक है, प्रीएम्बल डालना, मेरा नाम डाल देना, उसमें आ जाएगा। हाँ, केवल 4 चैप्टर। ठीक, कर लेना, लेकिन कर लेना, थोड़ा जानकारी ही बढ़ेगी, चीजें समझ में आए। देखो, अब क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वह, देखो पहली पेज पे उद्देशिका लिखी हुई है क्या, एकदम किताब की पहली पेज पर।
नहीं नहीं, बस इतने पे ही लिखी होगी, यहीं कहीं एकदम पहले पेज पे। देखो पहले पेज पर क्या लिखी है, पहला बस, इधर क्या है? अच्छा ध्वज है, अब ध्वज आ गया। तो कई जगह पर आप लोग ये पढ़े होंगे ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु सामाजिक और ये सब चीजें जो तुमने पढ़ी है, ये था उद्देशिका। तो इसको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू लेकर के आते हैं। साथ ही साथ नेहरू एक और प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि भारत का जो झंडा होगा उसका रंग कैसा होगा, वो सारी चीजें। इसके बाद भारत का झंडा कैसा होगा, ये सारी बातें जो थी, ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वह लेकर के आते हैं। और ये दूसरा चैप्टर देखो, संविधान में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 जो थे वह मेन इंपॉर्टेंट थे, 6 सदस्य। क्या है, कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी कांग्रेस के। जितने भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ किताब में सब मेंशन मिलेगी, जब पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। और एक निर्णायक प्रस्ताव जिसे कि उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा, ये सब भी उद्देश्य वे लेकर के आए थे। ठीक है। उसके बाद ये सब सारी चीजें तो जवाहरलाल जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका ले, यह उनकी जिम्मेदारियां थी। किसकी? राजेंद्र प्रसाद की, जो अध्यक्ष होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा ऐसे कह लो जैसे आज के समय हमारा संसद है, वैसे ही वो एक सभा थी जिसके अंदर सब कोई ये कर रहे थे काम कि संविधान को बना रहे थे। ठीक है ना, भारत के संविधान को बना रहे थे। ठीक। अब ये बात आती है कि नेहरू, चूंकि नेहरू के पास जिम्मेदारी थी, नेहरू ही पूरा काम कर रहे थे उस संविधान सभा में। तो नेहरू का विजन क्या था, वह चाहते क्या थे, कैसा भारत का संविधान हो, नेहरू क्या चाहते थे? तो नेहरू चाहते थे कि भारत पहला तो एक संप्रभु राष्ट्र हो। संप्रभु मतलब जानते हो? आ? ना ना, संप्रभु, सोवरिन, संप्रभु, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। संप्रभु का मतलब होता था कि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का राज नहीं चलेगा, हम जो भी निर्णय लेंगे वो हम अपने से लेंगे, हम किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं लेंगे। कुल मिला के नेहरू ये चाहते थे कि हमारा भारत पूर्णतः आजाद हो। पूर्ण स्वराज की बात कहाँ के अधिवेशन में नेहरू ने कही थी? लाहौर। लाहौर, कौन सा सन? 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज की बात। तो मतलब हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का हम पर कोई प्रभाव न रहे, उसे कहते हैं संप्रभु या सोवरेन। आज के समय में हमको अपने देश के अंदर कौन सा कानून लाना है, कौन सा कानून नहीं लाना है, ये कोई दूसरा देश हमें नहीं बताएगा। हम क्या हैं? हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। दूसरा, एक लोकतांत्रिक, नेहरू पहला क्या चाहते थे कि एक संप्रभु राष्ट्र हो, सोवरिन स्टेट हो इंडिया। दूसरा, डेमोक्रेटिक हो यानी लोकतांत्रिक हो। ठीक है। तीसरा, रिपब्लिक हो यानी गणराज्य हो। डेमोक्रेटिक क्या, डेमोक्रेसी क्या होती है पता है ना? क्या क्या होता है संविधान, संविधान क्या होता है? लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां सुप्रीम पावर यानी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह लोगों के पास। इसीलिए जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वह क्या बोलता है? हम भारत के लोग अपने आप को ही ये संविधान दे रहे हैं। बात समझ रहे हो ना?
तो यहाँ लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है वह किसके हाथ में है? मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी को प्रधानमंत्री कौन बनाया है? जनता। तो यानी जनता के पास पावर है कि जनता उनको जिता सकती है, नहीं अच्छा काम करेंगे तो उनको अगली बार वोट नहीं देगी, दूसरे को जिता देगी। ये होता है लोकतंत्र। और तीसरा जो नेहरू चाहते थे वो यह कि ये एक गणराज्य हो। अब गणराज्य क्या होता है ये बता दो। रिपब्लिक क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? हाँ, रिपब्लिक का मतलब यानी गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हो? जनता के द्वारा चुने जाने का मतलब यह है। रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब यह होता है कि किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे पहले के समय में क्या था कि राजा का बेटा राजा, ठीक है ना, जनता के पास कोई पावर नहीं थी कि वह अपना राजा चुन सके। लेकिन ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता अपने राजा को चुन सकती है उसे क्या कहा जाएगा? गणराज्य कहा जाएगा। ठीक है? दोनों में अंतर है, लोकतंत्र में और गणराज्य में। सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना? लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा पावर है, और गणराज्य का मतलब यह होता है कि राजा को चुनने का अधिकार जो है वह जनता के पास है। दोनों में ये अंतर है खाली। लेकिन लोकतंत्र में जनता के पास शक्ति भी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो थी। अच्छा, तो क्या क्या नेहरू चाहते थे? पहला ये कि एक संप्रभु राष्ट्र बने, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, एक गणराज्य बने, रिपब्लिक। उसके साथ साथ ही जस्टिस की बात, न्याय की बात किया। ठीक है ना? कि नागरिकों को न्याय मिले, समानता मिले, इक्वालिटी की बात की, और फ्रीडम मिले, मतलब स्वतंत्रता मिले, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जिन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार की जो परिकल्पना थी वह नेहरू जो थे वह चाहते थे कि संविधान की जो विजन है, जो दृष्टि है, वह कैसी रहे कि एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्यिक राज्य हो जिसके अंदर लोगों को न्याय मिल सके, अभिव्यक्ति की आजादी रहे, और साथ ही साथ समानता मेंटेन रहे। ये नेहरू का क्या था? विजन था। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जब ये संविधान सभा में चर्चा चल रही होती है, हाँ, दमित, जिन्हें जिनका दमन किया गया हो, डिप्रेस्ड। ठीक है ना? अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो संविधान सभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पर बैठ करके अब ये सारी बातें चल रही हैं कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, वहां पर एक लीडर होते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब होता है क्या? मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, पूंजीपति, समाजवादी और साम्यवादी में अंतर बताया था कि नहीं? गाय वाला एग्जाम्पल तुम ही लोगों को दिया था। देखो, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद के अंतर का तीनों नाम तुम लोग सुनते रहोगे, तो अंतर समझ लो। पूंजीवाद का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट मैं हूं, मेरे पास 5 गाय है, मैंने गाय का दूध निकाला और दूध को बेच के पैसा कमा लिया, यह है पूंजीवाद। समाजवाद क्या कहता है कि मान लो मेरे पास गाय है, मेरे पड़ोसियों के पास गाय नहीं है, तो मैं अगर 50 लीटर दूध निकाल रहा हूं तो 5 लीटर मैं अपने पास रखूं, बाकी 45 लीटर अपने पड़ोसियों में, जिनके पास गाय नहीं है, उनमें बांट दूं। यह है समाजवाद। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद यह है कि मेरे पास 5 गाय है, सरकार मेरी 5 गाय ले लेगी, खुद सरकार दूध निकालेगी और सब में बांटेगी, मुझे भी सरकार ही देगी।
प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वह साम्यवाद में नहीं होती है, पूंजीवाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे चाइना की जो पार्टी है, जो सरकार है, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनके नाम में ही कम्युनिस्ट है, इसीलिए चाइना के अंदर आप अपनी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। चाइना के अंदर सारी जमीन जो है वह किसकी है? सरकार की। समझ रहे हो ना? तो ये है अंतर। तो कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विचारधारा वाले लोग थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, साम्यवादी विचारधारा के थे। उसी साम्यवादी विचारधारा के एक नेता थे जिनका नाम था सोमनाथ लहरी। ठीक है, यहां हम देखेंगे सोमनाथ लहरी। ये कम्युनिस्ट सदस्य थे। इनका विचार जो था ये वैचारिक रूप से क्या थे? साम्यवादी थे। ठीक है ना? ये चाहते थे कि सरकार सब कुछ करे। साम्यवाद की विचारधारा अच्छी भी है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जो प्राइवेट होता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या जो बिजनेसमैन होता है, यह कार्य केवल करता है अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर सारी चीजें सरकार के पास हो जाएं तो सरकार सबको बांटेगी, सबको देगी बराबरी से। ये कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है। ठीक है ना? तो सोमनाथ लहरी जो थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिस संविधान सभा में बैठ करके नेहरू जी ऐसी सब बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी, ये कहाँ से भूल रहे हो कि इस कम्युनिस्ट, अरे ये जो संविधान सभा बनी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके अंदर हम बैठ करके बात कर रहे हैं, यह अंग्रेजों के द्वारा बनी हुई है। क्योंकि 1946 में अंग्रेज तो थे ही, और वेबल, सॉरी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये पूरी बनी थी, जो संविधान सभा थी। तो वो कहा कि अभी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये किसके कहने पे कर रहे हैं? अंग्रेजों के। क्योंकि जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाना था ना, वह वाइसरॉय के कहने पर ही अभी भी पास होना था। अभी भी अंग्रेजों का इतना था कि वाइसरॉय जब कहता तभी इसको पास किया जाता। तो लहरी ने ये बात कही कि अभी भी तो हम किसके अधीन है, अभी वो बोलेंगे तो हम लोग आगे की बात बढ़ेगी, नहीं कहेंगे तो भाई हम लोग को रुकना पड़ेगा। तो इसलिए ये सही नहीं है। अगर हमें संविधान अपना बनाना है तो पहले तो इनसे हटना होगा, हमें इनको हटाना होगा एकदम अंग्रेज। तो नेहरू वहां पर स्पीच देते हैं, कहते हैं कि एक बात ठीक है, ये बात मानता हूं कि ये जो संविधान सभा बनी है इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे ये अंग्रेजों का ही हाथ है। लेकिन ये बात मत भूलो कि ये संविधान सभा चल किसकी वजह से रही है? यह संविधान सभा चल रही है हम 300 लोगों की वजह से। इसको जो शक्ति मिली हुई है वह हम 300 लोगों की वजह से मिली हुई है, ना कि उन अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए ये बेकार की बात दिमाग से हटा दो। अब ये क्या है ना, इस चैप्टर में ना डिबेट दिखाया है, डिबेट्स के बारे में बताया है कि क्या क्या वाद विवाद नेहरू में और अन्य नेताओं में, हाँ, लोग कर रहे थे संविधान बनाते वक्त, वही सारे डिबेट थे इसमें। ठीक है? तो एक तो ये हुआ क्या कि लोगों की इच्छा क्या थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का साया दिखाई दे रहा है। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव में खुद को पूरी तरह आज पहले पहले अपने आप को आजाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसका सारा काम वायसरॉय तथा लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। इसीलिए लहरी चाह रहे थे कि पहले इनको हटाओ तब ये सब बात करो। तो नेहरू ने उनको कहा कि इतना मत जज्बाती हो, पावर अभी हम ही लोगों के पास है, 300 लोग जो यहाँ बैठ करके इस सभा को चला रहे हैं। इसी सरकार को इंतरिम सरकार भी, अंतरिम सरकार भी कहा गया था। ठीक है? जो यहाँ से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक जो सरकार बनी थी। तो कई लोग कहते हैं ना, एक, चलो अभी बताता हूं उसकी स्टोरी भी तुम लोगों को। तो लहरी ने क्या किया, ये बात की। ठीक है? अब दूसरा क्या था, अधिकारों का निर्धारण। वो पूरे पैराग्राफ में वही बात है, नेहरू ने क्या स्पीच दी। अब उसमें वो पूरा नेहरू का स्पीच लिखा हुआ है, वो पढ़ना आप लोग, मोटे मोटे तौर पे मैं समझा दे रहा हूं। अब अधिकारों का निर्धारण मतलब राइट क्या है,
अधिकार हैं क्या, ये बताइए। तो पहला उसमें क्या होता है कि पहली बात इसमें जो चलती है वह चलती है सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी कि पृथक निर्वाचिका की समस्या। 1909 का जो एक्ट आया था, देखो यहाँ हम कहाँ बताए थे, कहीं लिखे थे ना, मिट गया क्या? बहुत पीछे चला गया, हम लोग की रफ्तार देख रहे हो। चलो नहीं, 1909 मैंने बताया था ना कि 1909 में एक्ट आया था। देखो 1909 का जो एक्ट था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, उसमें क्या किया गया था कि ये एक नियम लाया गया था कि मुसलमानों को केवल मुसलमान ही वोट देंगे। समझ रहे हो ना? इसे कहा गया था सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका। अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको कौन वोट देगा? केवल मुसलमान। हिंदू अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसे कौन वोट देगा? हिंदू। मुसलमान नहीं देगा। तो ये थी पृथक निर्वाचिका की, कि मुसलमानों को मुसलमान दे। इवन जो 1919 वाला एक्ट आया था 1909 के बाद, उसमें सिखों को भी दे दिया गया था कि सिख को कौन वोट करेगा? सिख। अभी आज के समय में हमारे क्षेत्र से मुस्लिम भी खड़ा हो जाता है तो सब जनता देती है, हिंदू भी खड़ा हो जाता है तो पूरी जनता देती है वोट। पहले क्या था कि मुस्लिम को केवल मुस्लिम। तो कई लोग, जैसे एक बी पोकर बहादुर थे, इन्होंने कहा कि अभी भी ये जो पृथक निर्वाचिका है इसको लागू रहने देना चाहिए। बी पोकर बहादुर ने ये बात कही। तो जितने राष्ट्रवादी थे सब इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। बी पोकर बहादुर ये कहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है, जो माइनॉरिटी कहा जाता है, इनका हला भला तभी हो सकता है जब क्या हो, इनको पृथक निर्वाचिका का अधिकार प्राप्त हो। बी पोकर बहादुर ये कहते हैं। अब जितने राष्ट्रवादी होते हैं वे सब खड़े हो जाते हैं। अब जैसे कि उसमें नाम है एक का, आप तुम लोग जब पढ़ना तो इसमें आएगा धुलेकर, आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर जो थे, तो जो राष्ट्रवादी एक्चुअली में इस विचार से, ये पोकर बहादुर के इस विचार से खफा होते हैं या गुस्साते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचिका है ये गलत है। वो ये कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका का प्रयोग अंग्रेजों ने हम लोगों को बांटने के लिए किया था। पोकर बहादुर, तुम कैसे ये बात कह सकते हो कि ये पृथक निर्वाचिका अभी भी रहे? इसी के तो बेसिस पर अंग्रेजों ने हमें बांटा था, हिंदू और मुस्लिम करके। ठीक। धूलकर क्या कहते हैं? धूलकर ने कहा, बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें तुम्हें यानी अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर के बाद सरदार पटेल कहते हैं। सरदार पटेल क्या कहते हैं? सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका ऐसा विष है जो हमारे देश को की राजनीति में पूरी तरह से समा चुका है। अब ये सब लोग अपने अपने राय वहां पर रख रहे हैं, किसके लिए? पृथक निर्वाचन। और यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन था, ये कि किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक विष है जो हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह से समा गया है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 2020 का शायद। तो एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है बेटा कि ये लाइन उठा करके ऐसे पूछ देगा, ठीक है ना? तो इसलिए लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा उसको। और खास करके ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं ना, जो ऐसे कोट अनकोट होते हैं, उनको पढ़ लेना ध्यान से। ये जा करके चेक करना 2020 यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है। ठीक। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत एक थे। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका, अब ये सब स्टेटमेंट है क्योंकि डिस्कशन चल रहा है ना, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछेगा, स्टेटमेंट यूपीपीसीएस में पूछेगा। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द स्टेट, ऑल्सो हार्मफुल फॉर द माइनॉरिटी। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि जो पृथक निर्वाचिका है यह केवल देश के लिए ही नहीं हानिकारक है, यह उस अल्पसंख्यक के लिए भी हानिकारक है। ठीक, ये वल्लभ भाई पटेल का है, वो पूरा जो स्टेटमेंट था विश्व वाला वो है ये। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थी, ये डिबेट जो था, ये सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के यानी पृथक निर्वाचिता को लेकर के किया जाता है और अंत में इसको रद्द कर दिया जाता है कि पृथक निर्वाचिका जो है वो नहीं होगी। ठीक, उसके बाद दूसरा, ठीक है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वह यह होता है, पहला तो पृथक निर्वाचिका वाला अपने सेपरेट इलेक्टोरेट वाला तो देख लिया। दूसरा जो विवाद ये लोग आपस में शुरू करते हैं वो करते हैं क्या कि माइनॉरिटी किसे कहा जाएगा, अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा। तो जब अल्पसंख्यक किसे कहा जाए तो एनजी रंगा जो थे, एनजी रंगा, अब सब लोग अल्पसंख्यक की अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं क्योंकि किताब में लिखना है ना कि अल्पसंख्यक कौन है। तो एनजी रंगा कहते हैं कि जो माइनॉरिटी होगा यानी जो अल्पसंख्यक जिसे हम कहेंगे, उसका आधार उसकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। जो आज हम लोग ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देख रहे हैं, तो एनजी रंगा ने कहा कि किसी को धर्म पे या किसी के संख्या पे उसका उसको माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं कहना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कहना चाहिए और उनके उत्थान के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ना कि उनकी संख्या कम है तो आप उन्हें माइनॉरिटी बोलिए, अल्पसंख्यक बोलिए। जैसे आज के समय में भारत में सरदारों की संख्या बहुत कम है ना, कंपैरेटिवली अगर हिंदुओं को देखें और मुस्लिमों को देखें तो इनकी तुलना में सरदार जो हैं क्या हैं, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे अमीर कम्युनिटी है सरदार। फर्स्ट ज्यूश यहूदी, दूसरे पे कौन है, सरदार, यहूदी हैं। हाँ मैंने देखा, मतलब तुम लोग ये कहेंगे कि जितने भी, हाँ तो ये जितने भी आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक हैं ये पैसे वाले हैं। तो इन्होंने कहा, एनजी रंगा ने कहा कि किसी के संख्या पर मत आप उसे वो करिए, उसकी किस पर करिए, आर्थिक स्थिति पर। और इन्हीं को जयपाल सिंह थे, इसमें दिया, हाँ देखो इसी में क्या होता है कि जयपाल सिंह रहते हैं, जयपाल सिंह एक आदिवासी रहते हैं। जयपाल सिंह जो हैं वह कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें सालों तक हमारा दमन किया गया है, जंगलों में हम रहे हैं, हमें कोई चीज जितना सुख सुविधाएं यहाँ लोगों को मिले हैं हम आदिवासियों को नहीं मिली है। तो इस बिहाफ पर आप क्या करिए कि आप हमें जो है वह अल्पसंख्यक घोषित करिए। ठीक है, तो ये अपनी ये पूरी, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा क्योंकि मैं आदिवासी हूं, ये जयपाल सिंह कहते हैं। लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में से ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। अब वो अपनी ही लेकर के आ गया, ठीक है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास। वो होगा, ये हमको लग रहा है जयपाल सिंह वहीं कुछ पहाड़िया वहाड़िया ग्रुप का होगा कहीं का, है ना।
तो वो पहुंचा था, ये अपना पाया मौका यहू दे दिया खाने भर का कि लो, है ना। तो ये थे जयपाल सिंह, इन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमें क्या अल्पसंख्यक आप घोषित करिए। उसके बाद तीसरे आते हैं नगप्पा जी। कहाँ है नगप्पा? देखो, जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं कौन? डिप्रेस्ड क्लास, है ना। हाँ, तो नगप्पा अब आते हैं। नगप्पा कहते हैं कि संख्या की जो लोग बात कर, अब नगप्पा को भी संख्या वालों से ही दिक्कत थी। जैसे कुछ आए कहे कि हमारी संख्या बहुत कम है, हमको दे दो मतलब माइनॉरिटी का स्टेटस, है ना, अल्पसंख्यक का स्टेटस। तो नगप्पा आकर के कहते हैं कि संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे पूरी आबादी का कितना, 20 से 25% हिस्सा हरिजन जो है, हरिजन लोग ये कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। वे कौन ये बोलता है? नगप्पा जी आकर के ये बात कहते हैं कि इनके जो पिछड़े होने का कारण ये नहीं है कि इनकी संख्या कम है। इनका जो मेन पिछड़े होने का कारण है वह यह है कि ये लोगों की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। ये लोग लेबर का और छोटे दर्जे का कार्य करते थे, और साथ ही साथ क्या था कि शिक्षा भी नहीं थी, और जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते थे जैसे सरकारी जो होते, उसमें भी इनको क्या नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो नगप्पा जी ये बात करते हैं। ठीक। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए, सवर्ण बहुमत मतलब ये जो 300 लोग बैठे हुए संविधान सभा में, इसमें सवर्णों की संख्या ज्यादा है। डिप्रेस्ड क्लास के यानी कि दमित और शोषित वर्ग के बहुत कम लोग वहां पर थे। तो वहां पर मध्य प्रांत के यानी मध्य प्रदेश के श्री केजे खंडेलकर जी ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया है, दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती, और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, नहीं हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं, यही हमारी स्थिति है। ये लोग आकर के अपनी बात करते हैं। ठीक। अब चौथी, यहां तक तो हो गया, हमने किसके किस पे बात कर ली। पहला ये था कि जो दृष्टि, विजन कैसा होगा संविधान का, नेहरू ने कहा था कि संप्रभु, हाँ, समानतावाद, गणतंत्र, ये सब बात की। दूसरा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात हो गई, जहां पर कि हम देखेंगे कि बी पोकर बहादुर उन्होंने आया और जो पृथक निर्वाचिका थी इसका समर्थन किया था, लेकिन बाद में पटेल वगैरह ने इसका विरोध किया। फिर हमने माइनॉरिटी का स्टेटस देख लिया कि अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे। अब है पावर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की शक्तियां क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वो हैं, जिनका नाम हम लोग पढ़ेंगे, वे थे के संतनामम। ठीक है। संतनम ये है ना। हम्म। अब क्या होता है कि अब बात होती है कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसका शेयरिंग कैसे होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो संतनम आकर के कहते हैं कि केंद्र को ही सारी ताकत अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अगर केंद्र सारी ताकत और सारे कार्य स्वयं से करने लगेगा तो एक तो पहला ये कि उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर लोड ज्यादा हो जाएगा तो राज्य में, अलग अलग राज्यों में
जो भी लोग हैं उनको पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना कि उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर के केंद्र फिर कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए केंद्र को क्या चाहिए कि वह अपनी शक्तियों को क्या करे, राज्यों के बीच में बांट दे। मतलब केंद्र जो है वह पूरा पावर अपने पास ना रखे, मोदी जी अपने पास पूरा पावर ना रखें, वह अपनी शक्ति को क्या करें, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में बांट दें। ये बात किसने की थी, संतनम ने। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, बालकृष्ण शर्मा, ये 3 नाम आप लोगों को इसमें मिलेंगे। ठीक है ना, इसको तुम लोग देख लेना। बी आर अंबेडकर, गोपाल कृष्ण अय्यर और एक शर्मा है, क्या नाम है इनका, बालकृष्ण शर्मा। ये 3 लोगों ने कहा कि केंद्र जो है वह मजबूत होना चाहिए। ठीक है, के संतनम ने क्या कहा था कि राज्य मजबूत होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, केंद्र को चाहिए कि वह अपनी शक्तियों को राज्य में बांट दे। लेकिन ये जो लोग थे, बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण अय्यर और बालकृष्ण शर्मा, इन लोगों ने ये कहा कि केंद्र को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, राज्यों को कम मजबूत होना चाहिए। ये इस पे इन लोगों का डिबेट था। ठीक है, देखो एक बार मैं पढ़ देता हूं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। संतनम ने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण होना जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत होगा। ये बात, ये अब डिबेट जो था यह, तो अब वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अंबेडकर ने क्या कहा, अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। मैंने जो बताया कि अंबेडकर, बालकृष्ण शर्मा और गोपाल स्वामी अय्यर जो थे, ये चाहते थे कि केंद्रीकृत हो, पावर जो है वह केंद्र के पास ज्यादा रहे। अब जो लास्ट डिबेट होती है, मतलब इसमें जो लास्ट डिबेट दिया है वह है भाषा के ऊपर। ठीक है, अब उसमें जो वो वाला है ना, क्या कहते हैं, जो पावर ऑफ स्टेट, राज्यों की शक्ति की जो बात हुई है, राज्यों की शक्ति की, तो उसमें जो मैंने बताया है कि बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर और बी आर अम्बेडकर, वो 2-3 पेज में ना उन्हीं की बातों को लिखा है कि एक ऐसा मजबूत सेंटर बना देंगे कि सब सेंटर कर देंगे। वो लोग जो थे वो सारी अपनी बातें कर रहे हैं, तो उनको समझाने से कोई फायदा, कोई उनकी बात को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मोटे मोटे तौर पर इतना जान लो कि बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा ने केंद्र को मजबूत होने की बात की थी। ठीक है ना, अब जैसे कि हमने देखा, अब राष्ट्र की भाषा क्या होगी, ये सबसे तगड़ा डिबेट जो था वो आता है। ठीक है, अब इसमें एक आए आरवी धुलकर, दिया है कहीं धुलकर का नाम, तो आरवी धुलकर जो आते हैं ये कहते हैं कि हिंदी जो है इसको क्या कर देना चाहिए कि संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, कि हिंदी का प्रयोग करा जाना चाहिए संविधान के निर्माण के लिए। जितने वहां पर मराठी अरे मद्रासी बैठे रहते हैं वे सब अब विरोध कर देते हैं कि हमें तो हिंदी आती ही नहीं है, कहां से हिंदी भाषा में हम संविधान निर्माण करवाएंगे। तो धुलकर जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं कि इस सभा में जिनको हिंदी नहीं आ रही है वो यहाँ बैठने लायक नहीं है, भागो यहाँ से। अब इस पे मारपीट शुरू, वो उसको उठा करके फेंक रहा है कुर्सी, इस तरह से शुरू। मतलब ये तो बड़ी बात बोल दी है ना, आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदी नहीं आती है तुम यहाँ बैठने लायक नहीं है।
तो नेहरू इनको बैठाएगा, बे शांत रहो, बैठो थोड़ा सा, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तो क्या नहीं, फिर चलता है काफी देर तक ऐसे। और ये बीच बीच में रह रहे, पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, ये बीच में रह रहे उठ करके ऐसे ही बोले और सब गुस्साए। तो धूलकर जो थे ये चाहते थे कि भाषा जो है यह क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। इसी के बिहाफ पर एक लैंग्वेज कमिटी यानी भाषा समिति का गठन किया जाता है। भाषा समिति जो है वह अपनी एक रिपोर्ट देती है जिसमें वह कहती है कि हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। ठीक है ना, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या कहेंगे उसे, हाँ, जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे हिंदी भाषा को वो हम बना देंगे। जो लैंग्वेज कमिटी बनी थी, जो भाषा की समिति बनी थी, उसने यह आदेश, तब तक ये कह रहा है, यही क्या नाम था इसका, धूलकर। धूलकर वह कहता है कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, इसको राष्ट्रभाषा बनाना है। अब उसी पे फिर से झाम शुरू, क्योंकि अभी एक होता है ना सरकारी काम काज में, और एक होता है राष्ट्रभाषा बना देना। तो सब कहने लगते हैं कि कैसे, हमारी जो साउथ के लोग थे, साउथ के लोग थे, वे कहते हैं कि कैसे तुम बना दोगे, तुम्हारी हिंदी क्या कुछ अलग है, हमारी भी भाषा है, उसको बनाओ राष्ट्रभाषा। तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी कि आज तक सरकारी रूप से हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इन देवनागरी, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वह आज भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने इसका विद्रोह किया था। अगर हम बात करें तो दुर्गा भाई, जो दुर्गा बाई एक लेडी है, दुर्गा बाई का यहाँ पर देखो, दुर्गा बाई, दुर्गा बाई जो थी, दुर्गा बाई जो थी, इन्होंने बताया सदन को कि आप जो ये हिंदी हिंदी कर रहे हैं, हिंदी का क्या है कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है, साउथ इंडिया में। वे कहती हैं कि विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास। आप जो हिंदी को इतना क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दुर्गाबाई ने यह भी पूछा कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देख करके सकते में हूँ। तो वो ये कह रही थी कि आप लोग अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं तो इसका बड़ा गलत प्रभाव जा रहा है दक्षिण भारत में। तो जरा सोच समझ के ठहर के अपने कार्य, अपने कदमों को आगे आप बढ़ाइए। ठीक है। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। ठीक है। अब देखो, श्री बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हिंदुस्तानी मतलब समझ रहे हो क्या होती थी? हिंदुस्तानी भाषा का मतलब था हिंदी और उर्दू का जो मिक्स है। जैसे हम लोग भी अपने न चाहते हुए भी हम लोग बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग। ठीक है ना, जैसे जहर भी हमको लगता है उर्दू ही शब्द है, जहर, जहर उर्दू है ना। और विष है हिंदी, विष हिंदी है ना। तो ये इनका कहना था ये कि हम हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के टीए रामलिंगम चेट्टीयार ने इस बात पर जोर दिया था कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए।
लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। लोग ने ये बात कही कि अगर हिंदी की ज्यादा अगर जोर शोर से ढिंढोरा पीट के अगर तुम हिंदी को प्रमोट करोगे, तो इससे ये होगा कि लोगों के अंदर क्या होगा, एक भय पैदा हो जाएगा, हिंदी के प्रति वो रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम लोगों का ये यहाँ पर खत्म, ये चैप्टर। ठीक है, हाँ हाँ, इस चैप्टर को एक बार पूरे अच्छे से, स्टोरी है, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखते हैं हम कल का कल देखेंगे, अभी हमारे पास कोई न्यूज़ कल के लिए कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास आदेश आएगा तो वो मैसेज तुम लोगों को ग्रुप में चला। या बढ़िया खींचना। हम्म, अरे यार अपने वाले खींचे तो हमारे फॉर्मेट कर देना, जल्दी खींच दो।
हो गया। एक और खींच दो भाई। अरे तुम भी खींच लेना यार।